दोस्तों नमस्कार और स्वागत है हमारे नए चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। यह नया चैनल बनाया गया जोश नेट जेआरएफ और इसमें पहला जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वह इस पुस्तक को शुरू करने वाले हैं। आप सब लोग इससे परिचित होंगे और नहीं परिचित हैं तो यह बहुत ज़रूरी किताब है। जैसे यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी के लिए शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, वैसे ही यह पुस्तक है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की। ठीक है, तो इस पुस्तक को पढ़ना उसे वैसे ही ज़रूरी होता है, तो उसी का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और यह उन लोगों को भी नज़र में रख के बनाया जा रहा है जो सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और इसको ईयरफोन के द्वारा लगा के रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए लाइन बाय लाइन इसका पाठन किया जाएगा और उसके बाद भी जो भी इसमें कठिनता होगी उसको सरल अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। हम इस पूरी पुस्तक को लगभग 1 महीने में समाप्त कर देंगे और याद करते हुए समाप्त कर देंगे। इस पुस्तक से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 से 30 प्रश्न इससे आते ही हैं। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। यह हमारे यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसका पेपर 2 का पहला यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं और जल्दी जल्दी ही इसको समाप्त करते हैं क्योंकि दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें आया हुआ है कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषा का पहला जिक्र आया हुआ है, तो हम बात करेंगे भाषा क्या होती है। ठीक है, और तो भाषा क्या होती है, जब हम अपने विचारों को जिसके माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं उसको भाषा बोलते हैं। इसी बात को कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कहा हुआ है। ठीक है, अब देखिए संस्कृत से जो शब्द निकला है, भास धातु से बना हुआ है भाषा, जिसका अर्थ क्या होता है न, जिसका अर्थ है भाषा वक्तयाम वाची, अर्थात व्यक्त वाणी। ठीक है, जो व्यक्त वाणी है उसी को भाषा बोलते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। और जो भारतीय विद्वान है उसमें पतंजलि ने कहा वक्ता वाची वर्णा ऐसा न तचे व्यक्त चा वाचः। ठीक है, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त की जाती है उसे भाषा कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही आए हुए हैं ना, लेकिन फिर भी हमारा वो है कि इसको पूरा पढ़ना है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को भली भांति प्रकट कर सकता है, दूसरे के विचारों को स्पष्ट या समझ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए, ठीक है, स्टेटमेंट दे दे और किसने कहा है यह पूछ ले, तो यह जरूरी है। ना आते हुए भी हमें क्या करना है, इसको कंठस्थ करना है। तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा है जितने भी नाम आ रहे हैं वह इतिहास में भी आएंगे। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और आगे, ठीक है, तो उसमें भी ये सब नाम आएंगे। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मनुष्य की भाषा बहुत जटिल है और इसमें बहुत सारे क्या हैं, इच्छाएं हैं, क्रियाएं हैं और बहुत सारे क्रिया व्यापार हैं जिनको हमें अपने से दूसरे तक पहुंचाना होता है। इसलिए हमारी जो इंसानों की भाषा है वह जटिल है, जबकि आप देखेंगे पशु पक्षियों, कुत्तों, इन सब की भाषा बहुत ही सीमित होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि उनका क्रिया व्यापार बहुत कम है। क्रिया व्यापार का मतलब यह है कि वह किसी से यह नहीं कहेगा कि तुम मुझे पानी ला के दो, या फिर उनके यहाँ कोई डेमोक्रेसी चुनाव नहीं हो रहा है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन उनको नहीं चाहिए। वो पानी पीना है स्वयं जाएगा, ठीक है, और उसको ठंड लग रही है धूप में स्वयं उड़ के जाएगा। ऐसा नहीं कहेगा कि चलो आज धूप में बैठते हैं, वो चल देगा, उसका साथी जो होगा उसके साथ चलेगा। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो उनका क्रिया व्यापार ही बहुत कम है, बहुत कम ही शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादातर अपने गेस्चर से ही प्रयोग कर लेते हैं उन सब चीज़ों का। और भाषा मनुष्यों की चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण योगी शरीर अवयवों के उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री ने बोला है जिन ध्वनि समूह चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे क्या कहते हैं, उस समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना। तो सबका अलग अलग याद करने की जरूरत है ना। सुकुमार सेन ने कहा अर्थवान कंठो दीर्घ ध्वनि समष्टि ही भाषा है। तो
इतने कठिन कठिन इन लोगों ने बोले हैं अपना, ठीक है। बस कुल लेकिन सबका अर्थ यही है कि हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ अर्थ नहीं है। देखिए पाश्चात्य विद्वानों का भी देख लेते हैं का, तो इसमें पहले मैक्स मुलर हैं जो कहते हैं भाषा और कुछ नहीं केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचारों को सरलता तत्परता से दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, प्रकट कर पाते हैं, और जो चाहते हैं उसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य कृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। तो मैक्स मुलर ने कहा है। उसके बाद एक क्रोचे हैं, उन क्योंकि अभिव्यंजना शास्त्री हैं और इनको आगे हम लोग अभिव्यंजनावाद में पढ़ने वाले हैं। यह इटली के थे, 1866 में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म इसलिए बता रहा हूँ कि सीक्वेंस में कभी कभी करने के लिए आ जाता है। जितने भी लेखक आते रहेंगे विदेशी, उनका हम लोग बार बार जिक्र करते रहेंगे उनके टाइम पीरियड का, जिससे हमें सीक्वेंस में उनको लगाने में आसानी हो, ठीक है। तो क्रोचे ने कहा भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। तो देखिए अभिव्यंजना आ जाएगा तो अभिव्यंजनावाद क्रोचे का सिद्धांत ही था, तो उसमें कौन हो जाएंगे, क्रोचे का स्टेटमेंट हो जाएगा। और तो इसमें यह प्रमुख थे। और देखिए भाषा को लेकर कुछ थियरीज दी गई हैं ना, उनको जानना जरूरी है। यह सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ से यह थियरी आई हुई है ना। भाषा उत्पत्ति का मतलब है भाषा जब मनुष्य, तो जानते ही हैं आप कि हम लोग क्या थे, पशु थे, और हम कैसे विकसित हुए हैं, कपि से विकसित हुए हैं। तो उनकी भाषा कैसे उत्पत्ति हुई है उसके बारे में हमें जानना है। जैसे दिव्य उत्पत्ति, डिवाइन थियरी, यह प्राचीन धर्म ग्रंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें दिया गया है कि यह ईश्वर के द्वारा पैदा किया गया है, ठीक है। तो ईश्वर के द्वारा पैदा किया गया, जैसे फिलॉसफी में आप पढ़ते होंगे, जिस चीज़ का हम उत्तर नहीं दे पाते हैं उसको ईश्वर पे आरोपित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब आधुनिक समय आया तब फिर लोगों ने तार्किक बुद्धि विकसित हुई और सोचना शुरू किया कि आखिर कहाँ से शुरू हुआ होगा। तो एक है संकेत, ठीक है, संकेत, एग्रीमेंट थियरी, यह रूसो ने बताया था। संकेत का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ और हाथ को किस प्रकार से घुमा रहा हूँ ना, तो यह हमारा आदिम लक्षण है। आदिम लक्षण का मतलब कि हम पुराने समय में भाषा बोलने के साथ साथ कुछ संकेत हाथ से भी करते थे। धीरे धीरे जो हम मुंह से बोल रहे थे उस चीज के लिए, वह शब्द जो है उस वस्तु पे जाके चिपक गया। आज भी देखिए हमारा आदिम स्वभाव है, जैसे हम चलते हुए दौड़ते तो पाँव से हैं लेकिन हाथ को भी ऐसे करते हैं। मतलब यह हमारा एक जेनेटिकल लक्षण है कि हम पहले 4 पदों से चलते थे, तो इसीलिए हम हाथ को भी उसी अकॉर्डिंग आगे करते हैं। जब ये वाला पैर पीछे जाएगा तो हाथ आगे, ऐसे चलता रहता है। और आज भी जब हम भाषा बोलते हैं, देखिए हमारे हाथ का आप देखिए गेस्चर देखिए, हाथ को ऐसे करके बोला जाए थोड़ा सा अजीब लगता है ना, लेकिन जब भी आप फ्री रख के हाथ को बोलेंगे तो कुछ न कुछ जरूर आ जाएगा। तो यह क्या है, यह एक आदिम लक्षण है हमारा कि हम पहले संकेतों से बात करते थे और उसका उंगली के द्वारा, हाथ के द्वारा संकेत, आंख के द्वारा संकेत करते थे कि यह, जैसे मैं कहूँ ये मेरा कंप्यूटर रखा है सामने, मैं इसको किसी से बोलते हुए कहूँ ये बुटूटू मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो सामने देखेगा कि और कौन सा पदार्थ रखा है। वो मान लीजिए एक कैंची रखी हुई है तो उसको उठाएगा ना, लेकिन वह उठाने के बाद क्या कहेगा, तो मैं कहूँगा नहीं वो बुटूटू चाहिए, तो वो कहेगा लैपटॉप, कहूँगा हाँ, मतलब वो लैपटॉप पे हाथ रखेगा, कहूँगा हाँ, तो वो धीरे धीरे क्या समझ जाएगा कि इसको बुटूटू बोला जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। संकेत एग्रीमेंट रूसो ने दिया था। उसके बाद डिग डोंग थ्योरी, डिग डोंग, देखिए नाम से कितना बढ़िया है ना, डिंग डोंग थ्योरी। जैसे बिग बैंग थ्योरी आई थी उसे ही डिग डोंग थ्योरी, इसको प्लेटो, मैक्स मुलर ने, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैक्स मुलर को जाता है, लेकिन हेस और प्लेटो ने भी इसको माना था, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है जैसे जो वस्तुएं हैं उनके नेचर के आधार पर नाम रखा गया। जैसे पत्ता जब गिरता है ना, पत्त की आवाज़ आती है तो उसको पत्ता बोला जाने लगा। सर्प जब चलता है, सर्र की आवाज़ आती है तो उसको सर्प बोला जाने लगा ना। ऐसे ही बहुत सारी दुनिया आप देखेंगे, बहुत सारे शब्द ऐसे पैदा हुए जो कि डिंग डोंग थियरी के आधार पर पैदा हुए। ये मैक्स मुलर का मानना है और उन्होंने बहुत सारे शब्द दिए भी, ठीक है ना, कि बहुत सारे आप आसपास देखिए ना, बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो उनके प्रकृति के अनुसार, मतलब उनके शुरुआती लक्षण के आधार पर उनको रखा गया, ठीक है। आगे देखिए इंगित, गेस्चर थियरी,
गेस्चर थियरी का मतलब ये होता है कि हम इंगित करके किसी भी चीज़ को बोलें कि ये मेरा ट्रॉली बैग है, ठीक है। और मतलब ट्रॉली बैग तो हमें बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे कहूँ ये चाहिए, तो धीरे धीरे कोई और तरह रखा तो मैंने कहा ऐसे नहीं, ये वाला चाहिए। तो यह सब क्या है, ये डॉक्टर राय ने बोला था, गेस्चर थियरी। और रूट थियरी का मतलब बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं। यह रूट थियरी केवल एक सिंगल थियरी नहीं है, इसमें बहुत सारी थियरीज आती हैं जिसको अन्य सब्जेक्ट हो। बस ये नाम याद रखना है, हेज और मैक्स मुलर ने रूट थियरी दिया था, ठीक है। और मैक्स मुलर का सबसे डिंग डोंग सिद्धांत याद रखिएगा ना। तो क्योंकि इसमें था तो रूट थियरी में हेज और मैक्स मुलर आए हुए हैं, क्योंकि यह डिग डोंग भी इसी में शामिल है ना। श्रम शक्ति यो थियरी न्वारे ने दिया था, ठीक है। संपर्क कॉन्टेक्ट थियरी जी हेरेज ने दिया था, और समन्वय हेनरी क्विट ने दिया था। तो ये याद रखिएगा, बार बार इसको बोले। दिव्य उत्पत्ति प्राचीन धर्म ग्रंथ, संकेत रूसो, रमण प्लेटो और हेस, ठीक है। डिंग डोंग रमण का मतलब रणन का मतलब डिग डोंग, और इंगित का मतलब डॉक्टर राय। धातु थियरी हेज और मैक्स मुलर, श्रम थियरी न्वारे, और संपर्क थियरी जी रिवेस, और समन्वय हेनरी श्विट, ठीक है। लेकिन ये हुआ कि इस पे बहुत सारा बहस चल रहा था, बहुत सारी इस पे, तो कुछ समय तक यह चलता रहा। उसके बाद 1866 में पेरिस के भाषा विज्ञान की एक समिति ला सिएते द लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देशित किया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह फालतू के विषय उनको लग रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, उसके बाद भाषा जो है, भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां, बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसको देखिए, एक क्वेश्चन भी 2023 के एग्जाम में आया हुआ है, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो हम उसको अभी बाद में ये करेंगे। तो भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, दे देगा कि इसमें से भाषा के लिए कौन से उपयुक्त कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं, ऐसा करके देता है। तो भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा सतत प्रवाह में सहज और नैसर्गिक होती है, न भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, न भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, भाषा अर्जित संपत्ति है। हम अपने कहाँ से अर्जित करते हैं, पूर्वजों से अर्जित करते हैं भाषा को। और भाषा का अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण का मतलब जो मतलब शब्द के लिए प्रयुक्त वस्तुएं हैं, वह धीरे धीरे हम अनुकृत करते जाते हैं। बच्चा देखिए कैसे भाषा सीखता है, अनुकरण करके, नकल करके, ठीक है। भाषा जटिल और सरल तथा संयोगात्मकता वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। भाषा परस्पर वस्तु है, न परंपरागत वस्तु है। परंपरागत मतलब परंपरा से चली आ रही है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। तो यह सब जो है भाषा के लक्षण हैं। भाषा के विकास में प्रमुख क्रम निम्न है: आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। ना आंगिक पहले केवल संकेतों के द्वारा बोला जाता था, आंख से इशारा करके बोला जाता था। और बिहारी कवि जो कि राजस्थान के थे, उनके बारे में आप सुने ही होंगे कि वह बहुत ही शानदार तरीके से क्या करते थे, इशारों में उनकी नायिका बात करती थी तो वह आंगिक भाषा में बात करते थे। नटत खतत लीछत खिचत नेटत खतत लेजियात, भरे भवन में करत है नैनन से ही बात। तो वह आंगिक भाषा थी, ठीक है। वाचिक जो हम बोल रहे हैं, वाचिक भाषा। और लिखित भाषा जो देखिए ये जो लिखा हुआ है ये सब वाचिक भाषा है, ठीक। लिखित भाषा है। और यांत्रिक जान ही रहे हैं जो कोड की भाषा में, जैसे हम लोग कोड के भाषा में बात करते हैं, यांत्रिक भाषा ना, तो वह कोड के रूप में यांत्रिक भाषा। यंत्र आपस में जो समझते हैं उसको, जैसे हम लोग एक क्यूआर है, वह भी एक भाषा है। उसको स्कैन करते ही सारा इन्फॉर्मेशन वेब को चला जाता है और इंटरनेट उसको समझ लेता है ना। भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न हैं। तो भाषा के कितने, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जैसे अपनी संस्कृत, ठीक है। विभाषा, उपभाषा और प्रांतीय भाषा ना। विभाषा जैसे हमारी क्या नाम है, हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं, ब्रजभाषा, राजस्थानी ना, बुंदेलखंडी और पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, अवधी, मागधी ना। तो ये सारी भाषा के बोलियां हैं। अपभाषा, अपभ्रंश, जिससे देखिए हमारी हिंदी का जो पूर्ववर्ती रूप है वो क्या है, अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश भी हो गया। व्यक्ति बोली, आइडियलिक्ट ना, व्यक्ति बोली अलग अलग होती है जो जिस प्रकार से बोला जाता है, आइडियलिक्ट ना। विशिष्ट भाषा, प्रोफेशनल की भाषा होती है। जैसे वकील की भाषा कैसी होगी, जब दो वकील आपस में बात कर रहे होंगे तो उनकी भाषा प्रोफेशनल होगी। दो डॉक्टर, दो MBS, जो भी इनकी भाषा है, आपस में जब बात करते हैं तो इस प्रकार से बात
करेंगे। ठीक है, उनकी भाषा अलग टाइप की होगी, तो इसको प्रोफेशनल की भाषा, कूट भाषा, सीक्रेट लैंग्वेज ना, इनक्रिप्टेड, जैसे कि व्हाट्सएप वादा करता है कि उसकी सारी लैंग्वेज इनक्रिप्टेड होती हैं, कोई इसको पढ़ नहीं पाएगा। कृत्रिम भाषा तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है ना, मैंने बताया कृत्रिम भाषा क्या है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज। जैसे एक भाषा बनाई गई थी एस्पिरांतो ना, कि विश्व में सब भाषाओं की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो एक हम कैसा सेकुलर लैंग्वेज बनाएंगे, तो एस्पिरांतो बनाया गया, तो वह आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। राष्ट्रभाषा जैसे अपने देश की, खैर कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, तो हिंदी राजभाषा है, लेकिन और देशों की राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश में भी एक दिन राष्ट्रभाषा होगी, क्योंकि हम बहुभाषी लोग हैं, और एक भाषा को यदि बनाया गया तो वो लोग क्या करेंगे, दूसरे लोग नाराज हो सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रभाषा नहीं अपनाया। वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी खासियत क्या है आपको पता है? भारत के बारे में एक बात कही जाती है, इंडिया डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, उसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण कि हमारे पास कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हम डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी में जिसकी मतलब ऐसे एक आदमी निर्णय नहीं लेता है, ठीक है, तो जिस दिन हम सब सहमति से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे उस दिन बन जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व की भाषाएं एवं वर्गीकरण ना, विश्व की भाषाएं एवं वर्गीकरण, इसके बारे में अब हम देखेंगे, ठीक है। कुछ विद्वानों की गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है ना, लेकिन यह 3000 तक है, और इसमें दो प्रकार की भाषाएं आती हैं, एक आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण ना। आकृति मूलक वर्गीकरण को हम देखेंगे बहुत ही विस्तार से, और इसको आगे भी देखेंगे। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आकृति मूलक वाक्य रचना एवं पद रचना के आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं ना। और पारिवारिक वर्गीकरण की भाषा किस परिवार से आती है, ठीक है, इसको अगले किसी चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण। विश्व की भाषाओं को आकृति मूलक वर्गीकरण प्रोफेसर स्लेगल ने किया था, ठीक है, स्मीगल नहीं, स्लेगल ना, स्लेगल। स्मीगल आपको याद होगा, लॉर्ड ऑफ द रिंग का एक नायक, मतलब नायक क्या था, पात्र था, ठीक है। खैर आगे चलते हैं हम। तो विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण जो किया गया है प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। आकृति मूलक का मतलब है उसकी संरचना, वाक्य कैसे बन रहा है, अर्थ कैसे उत्पत्ति हो रही है, इन सब का ना। वाक्य की रचना, क्रिया के बाद क्या आएगा, ये सब जो भी चीजें हैं वह सब वो आकृति मूलक में आती हैं। तो आकृति मूलक में देखिए अयोगात्मक और योगात्मक दो प्रकार के वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण का मतलब उसको अपने सही स्थान पर रखना, ठीक है। तो अयोगात्मक क्या है, इसमें विभक्तियां नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? विभक्ति नहीं होती है, ठीक है। विभक्ति क्या होती है आप जानते ही होंगे, तो इसको आगे हमारे इसमें लगा हुआ है, तो आगे इसको देखेंगे, ठीक है। विभक्ति इसमें नहीं होता है, अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए ना। शब्दों की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, जैसे हिंदी में क्या है, उसमें अपनी स्वतंत्र सत्ता है, वो बहुत सारे अर्थ क्या अर्जित करता रहता है, उसमें प्रत्यय वगैरह जुड़ते रहते हैं, तो बहुत सारे अर्थ बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एक प्रतीक है शब्द, और वह एक ही चीज के लिए रूढ़ है, और वह उसका अर्थ कैसे बदलेगा, जब वाक्य में उसका जगह रख दिया जाएगा, अलग अलग जगह बदल दिया जाएगा, ठीक है, तब बदल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का एक एग्जाम्पल है ना, ठीक है, राम, ठीक है, राम बीट्स ना, राम बीट्स श्याम। तो यहाँ पे राम पहले था, राम ने श्याम को पीटा, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, श्याम बीट्स राम। तो अर्थ मतलब जगह बदल देने पे क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। राम ने श्याम को पीटा, श्याम ने राम को पीटा। खैर, शब्दों के अर्थ बदलने के लिए क्या किया जाता है, स्थान बदल दिए जाते हैं। इसका चीनी और मंदारिन एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चीनी भाषा में आप जानते होंगे, वहाँ सारे शब्द क्या हैं, 40,000 से ज़्यादा उनके क्या है मतलब शब्द हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, जिसका कि इस्तेमाल वो लोग करते हैं, ठीक है। योगात्मक भाषा क्या होती है, योगात्मक भाषा होती है जिसको ना बहुत सारे चीज़ों के योग बना के उसका अर्थ परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है, तो वह योगात्मक भाषा होती है ना। उसमें जैसे प्रकृति, शब्द की प्रकृति क्या होती है, प्रकृति जैसे मूल शब्द जो होता है उसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति में प्रत्यय, उपसर्ग, मध्य में कुछ भी जोड़ के उसको अर्थ को परिवर्तन हो जाए तो उसको योगात्मक भाषा बोलते हैं,
ठीक है। तो उसमें एक है अश्लिष्ट भाषा, इसमें पूर्व योग होता है, ठीक है, मध्य में योग होता है, अंत में योग होता है और पूर्वांत योगात्मक होती है। तो यह अश्लिष्ट होती हैं, ठीक है। श्लिष्ट क्या होती हैं ना, अंतर्मुखी भाषा, ठीक है, इसमें संयोगात्मक व्यूहात्मक और बहुमुखी संयोगात्मक व्यूहात्मक। और प्रश्लिष्ट क्या होती है, पूर्व प्रश्लिष्ट और आंगिक प्रश्लिष्ट, ठीक है। तो आगे देखिए इनकी विशेषताएं दी गई हैं। अयोगात्मक भाषा एक अक्षर निर्वय और स्थान प्रधान भाषा होती है, स्थान बदलने पे ही इसका अर्थ बदलता है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय, अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। प्रकृति मतलब मूल शब्द जो होता है उसमें प्रत्यय और ये सब जोड़ने पे अर्थ में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो यह एक स्वतंत्र भाषा शब्दात्मक भाषा है ना। इसका उदाहरण क्या है, चीनी, तिब्बती न, बर्मी, सुदामी, यह सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। योगात्मक भाषा, इसमें प्रकृति और प्रत्यय, अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। प्रकृति क्या है, वह प्रत्यय या फिर उपसर्ग के साथ अपना अर्थ परिवर्तित करती है, ठीक है, इसलिए इसको योगात्मक भाषा बोला जाता है। अलिष्ट भाषा पूर्व योगात्मक होती है, मध्य योगात्मक होती है और अंत योगात्मक होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए दिए हुए हैं। अलिष्ट में क्या है, यह प्रत्यय प्रधान भाषा है, यह बिना प्रत्यय के अलिष्ट बनता ही नहीं है। अश्लिष्ट, ठीक है, अश्लिष्ट जो भाषा है वह बिना प्रत्यय के और उपसर्ग के चलती नहीं है। प्रत्येक इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगाया जाता है, प्रकृति मतलब मूल शब्द, ठीक है। और यह कौन कौन सी भाषाएं हैं, तुर्की, काफिर, जूलू, संथाली, ठीक है। अंत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है, ठीक है, जैसे कन्नड़ भाषा ना, मूल शब्द के अंत में। पूर्वांत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व अंत में जोड़ते हैं, यह मफोर भाषा का एक एग्जाम्पल मतलब मफोर भाषा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं श्लिष्ट भाषा, ठीक है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से जुड़े होते हैं, श्लिष्ट ना, श्लिष्ट, ठीक है। और इसका 2 पार्ट है। अंतर्मुखी, इसमें प्रकृति और प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। अंतर्मुखी मतलब ज्यादा इनमें अंतर हम कर नहीं पाते हैं। अंतर्मुखी जैसे व्यक्ति होता है उसके बारे में ज्यादा हम नहीं जान पाते हैं, ठीक है। संयोगात्मक, इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता और वियोगात्मक इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। बहिर्मुखी क्या होती है, जो हमें इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगाया जाता है, जो कि हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। इसमें भी 2 है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है और वियोगात्मक इसमें अलग से लगाया जाता है। प्रश्लिष्ट, यह समास प्रधान भाषा है, ठीक है, जैसे चफोरी भाषा। और ये देखिए जो हमारा यदि हिंदी की बात आएगी, हिंदी कहाँ है, तो हिंदी कहाँ है, हमारी हिंदी श्लिष्ट में, श्लिष्ट के बहिर्मुखी के वियोगात्मक में हिंदी आती है ना। तो यह ध्यान रखना है कि हमारी जो हिंदी क्या नाम है वर्गीकरण में कहाँ है, तो योगात्मक भाषा के, ठीक है, योगात्मक भाषा के, श्लिष्ट के, ठीक है, बहिर्मुखी के वियोगात्मक में है, ठीक है, याद रखना है इतना। और संस्कृत कहाँ है, संयोगात्मक में ना। और इंग्लिश, हमारे इंग्लिश और बांग्ला, यह सब जो भाषाएं हैं यह हैं श्लिष्ट, बहिर्मुखी, वियोगात्मक, ठीक है। यहाँ इसका लिस्टिंग किया गया है, इसलिए इसको एकदम अच्छे से याद रखना है। और चीनी जान ही रहे हो तो पहला ही है। भारतीय परिवार का वर्गीकरण, ठीक है, पारिवारिक वर्गीकरण। अब देखिए परिवार का हम वर्गीकरण देखेंगे। परिवार का मतलब यहाँ पे हम भाषा की बनावट, अर्थ तत्व कहाँ से आ रहे हैं, इन सब के आधार पे नहीं कि भाषा बनी कैसे।